हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र की 6 हिस्से की एनसीईआरटी की ऑडियो बुक। चलिए बिना देरी के अपनी आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक मानव की कला एवं संस्कृति, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उसकी कला क्या थी और वह किस प्रकार की संस्कृति का वार्ता रही है, हम उस टॉपिक के अंदर पढ़े। मानव के जीवन से होने का दूसरे का परिवर्तन हुआ। जब तक लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता था, उन्हें पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों के बड़े समूह में रहना पड़ता। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कई अन्य परिवर्तन हमें देखने को मिले। क्योंकि जब तक वह स्थायी जीवन नहीं जीते थे, वह एक जगह से उस जगह भटकते रहते थे। और क्या होता था, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी लोग एक साथ एक बहुत बड़े समूह में रहते थे। और समूह के भीतर एक दूसरे, और जो भी लोग समूह में रहते थे तो क्या करते थे, एक दूसरे की रक्षा और सहायता भी करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब स्थायी जीवन हुआ तो घर बनने लगा, और जब घर बनने लगे तो एक समूह था, ये पारिवारिक इकाई में बंटने लगा। लोग अलग अलग होकर रहने लगे। हमें लोग एकजुट रहते थे, तो इन लोग की एक दूसरे की सहायता भी करनी पड़ती थी, सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। सुरक्षा कैसे करनी पड़ती थी, क्योंकि लोग जंगलों में रहते थे और जंगलों में जंगली जानवर थे, तो जब इसलिए सब एकजुट रहते थे ताकि एक दूसरे की मदद करते, जंगली जानवर से खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सके। जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे, अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, तो उनके लिए बड़े समूह ही कायम रहे। यानी कि तब तक क्या हुआ कि जब तक स्थायी जीवन नहीं था, तब तक ये लोग बहुत बड़े समूह में एक साथ ही रहते थे। लेकिन जैसे ही अन्न पैदा करने लगे, तो धीरे धीरे इन लोगों ने स्थायी जीवन की शुरुआत करी, परंतु काम के लिहाज से। लेकिन फिर क्या हुआ कि पारिवारिक इकाइयां बढ़ गई। मैंने बताया कि स्थायी जीवन बना तो घर में रहने लगे, घरों में तो एक घर के अंदर एक परिवार नहीं रहता था, तो पारिवारिक इकाइयों में समूह बढ़ते चले गए। एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे, इसलिए भी एक दूसरे की सुरक्षा और सहायता। हालांकि समूह जो थे वो परिवार में बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी लोगों के बीच में सुरक्षा और सहायता की भावना थी। क्यों? क्योंकि अभी भी ये लोग भले अलग अलग रहते हैं, पहले लोग एक साथ रहते थे, ये अलग अलग रहते, लेकिन रहते तो एक ही गांव में थे। यानी कि एक ही गांव में काफी सारे परिवार रहते थे, तो अब भी ये लोग एक दूसरे की सुरक्षा और सहायता करते थे। रहने के लिए इन लोगों ने झोपड़ियां बनाई थी, यानी कि किस जगह पर रहते थे ये लोग, झोपड़ियां। जो गेहूं चावल उगाने लगे, यानी कि सबसे पहले तो फसल उगाई गई थी जो गेहूं और चावल थी। और धीरे धीरे उन्होंने पशु को पालना शुरू किया। पशुपालन में इन्होंने सबसे पहले भेड़, बकरी, ढोर और दूसरा पशुपालन। ढोर एक गधे, ढोर का मतलब इस यहाँ पर ये बताया गया है कि प्राचीन काल में एक ऐसा पशु होता था जिस पर सामान ढोया जाता था, यानी जिस पर बोझा लादा जाता था। जैसे कि आज के टाइम में हम गधे का यूज करते हैं, उस टाइम में ऐसे ही ढोर जैसा कोई पशु होता हुआ। ऐसे गांव हमें बहुत सारे भारतवर्ष में मिले जहाँ पर कई सारे परिवार रहते हो और लोग किसी की सुरक्षा और सहायता करते हैं। परंतु नदियों की घाटी और समतल मैदानों में जहाँ जमीन अधिक उपजाऊ होती थी, फसल उगाना आसान होता था। यानी कि लेकिन गांव की संख्या हमें वहां से ज्यादा मिले जहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होती थी और जहाँ पर फसल उगाना आसान होता था। अब समतल नदी और घाटी है, नदी के किनारे की जो जमीन है और समतल मैदान है, नदी के आसपास का जो पूरा एरिया है, वहां पर जमीन कैसे होगी, वहां पर जमीन उपजाऊ होगी, और जमीन उपजाऊ होगी तो फसल भी अच्छी होगी। और खेती के लिए क्या चाहिए, जमीन उपजाऊ चाहिए। अगर जमीन अच्छी होगी तो फसल अपने आप अच्छी होगी। तो इसलिए इस ऐसी जगहों से हमें गाँव की संख्या ज्यादा मिली है। पुरातत्ववेताओं ने ऐसे गांव के अनेक अवशेष को खोज निकाला है, यानी कि पुरातत्वविदों के द्वारा ऐसे अनेक अवशेषों की खोज की गई है। इस स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि किस समय के लोग, यानी कि सभी जो हमें स्थल मिले हैं उनके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस समय के लोगों को जीवन बिताने का तरीका क्या था। उस समय में क्या होता था कि गांव छोटे होते थे, झोपड़ियां जो होती थी एक दूसरे से सटी हुई होती थी, एक दूसरे के नजदीक ये लोग रहते थे, जिससे जंगली जानवरों से गांव की रक्षा कर सके। झोपड़ियां जो थी वह संभवतः मिट्टी की दीवारें काटी जाएगी, यानी कि झोपड़ी जो थी ना, उसके चारों तरफ मिट्टी की दीवार होती थी और उसके ऊपर बहुत ऊंची ऊंची कांटेदार झाड़ियां लगा जाती। कांटेदार झाड़ियां क्यों लगाई जाती थी, ताकि कोई भी जंगली जानवर आए तो उसके कांटे चुभ जाए, वह इनके घरों में ना घुस। लेकिन जो खेत होते थे उसके ऊपर, उसके चारों तरफ कोई ऐसा घेरा नहीं है। यानी कि जो कांटेदार झाड़ियां थी और जो मिट्टी की दीवार थी, केवल झोपड़ियों के लिए थी। खेतों में हमें ऐसा कुछ अवसर नहीं मिला है। आमतौर पर गाँव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर से होते थे। यानी कि अगर हम गाँव की बात करें तो खेत जो थे वो थोड़ा नीचे होते थे, और खेतों की तुलना गाँव से करें तो गाँव भी थोड़े ऊंची भूमि पर होते थे। झोपड़ियां घास फूस के छप्परों से ढकी जाती थी आमतौर पर, यानी कि झोपड़ियां थी इन पर रखने के लिए घास फूस के छप्परों का, यानी कि ऊपर से इन पे घास फूस के छप्पर ढके होते थे, और झोपड़ियों में केवल और केवल एक ही कमरा होता था।
झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पक यानी कि लोग आग जलाते थे और आग जलाकर उस पर खाना पकाते थे रात के समय उसी आग के चारों ओर। और ये एक तो आग जलाने का इनका फायदा ये होता था कि इनका खाना पक जाता था, है ना, क्योंकि उस समय में गैस जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, केवल कृषि की शुरुआत हुई थी। और दूसरा क्या था कि जब ये लोग रात को आग जला के सोते थे, इनको डर रहता कि जंगली जानवर आकर इन पर हमला करें। तो जो जानवर होते हैं वो आग से डरते रहे, तो इसलिए ये लोग उसी आग पर खाना पका लेते और फिर इसको जलाकर उसके चारों ओर रात को सो जाते। अब जैसे आग का ज्ञान मिलने को था, तो अब ये लोग भोजन को कच्चा नहीं खाते थे कि इसको पकाकर खाते थे। जो भी इनको भोजन होता था जैसे मांस वगैरह या जो भी अनाज होता था उसके आग में भूनते थे फिर ये खाते थे। अनाज को पीसने के लिए लोग क्या करते थे कि दो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लेते थे, उनके बीच में अनाज रखते थे, फिर इसको पीसते थे। इस प्रकार से आटा बनाते थे और फिर इसकी रोटी बनाई जाती। अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घरों में मटवाने में रखा था, यानी कि एक समय में अब अनाज खेती जो है वो तो ज्यादा होगी और एक टाइम का भोजन के लिए इतनी खेती तो नहीं होगी। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी अनाज उनका होता था उसको स्टोर करने के लिए इनके पास बड़े या बड़े बड़े मटवान होते थे जिसमें ये अनाज को स्टोर करके रखते थे। खाना अब क्या होता था, अभी इन्होंने खाना तो पकाने की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी इन्हें खाना पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ने लगी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करा, मिट्टी के बर्तन बनाना चालू कर दिए। शुरुआती में जो बर्तन थे वो मिट्टी के थे, लेकिन बाद में चलकर धीरे धीरे धातु के में परिवर्तित होने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी, वे अपने हाथों से, यानी कि शुरुआत में मिट्टी के बर्तन किस द्वारा बनाए जाते थे, स्त्रियों के द्वारा। वे अपने हाथों से मिट्टी के गोल घड़ों, कटोरों, तस्तरियों में डाल देती थी और फिर इन्हें धूप में सुखा लेती थी। यानी कि भी मिट्टी जो थी उस समय में क्या होता था, ये लोग मिट्टी को पकाते नहीं थे, केवल उसको शेप दे देते थे हाथ से और उसको धूप के अंदर सुखा देते थे। धीरे धीरे आगे चलकर ये जो बर्तन थे इनको पकाने की शुरुआत हुई। इनको भट्टे में, आग में पकाया जाने लगा और पकाने के बाद बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि अगर इस पर पानी भी डाले तो ये गलते नहीं थे। और लेकिन हाथ के जो बने हुए बर्तन होते थे, यानी कि जो धूप में सूखे हुए बर्तन होते थे, वह थोड़े कच्चे से होते थे। अगर उन पर पानी डाल दिया जाता था तो वह गल जाते। ताम्र पाषाण युग के कुम्हार, कुम्हार का मतलब होता है बर्तन बनाने वाला, यानी कि जो ताम्र पाषाण युग के समय में जो बर्तन बनाने वाले व्यक्ति था, वे कभी कभी अपने बर्तनों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी बनाते थे। अब हम बात करते हैं ताम्र पाषाण युग के समाज की, यानी कि उस समय का समाज कैसा था। जब लोग खाना देश के जीवन का गाँव में रहने के तब मैंने मानी नहीं करते। यानी कि क्या होता था कि जब जो लोग थे, जब खाना बदोशी का मतलब होता है गुमाखोरी जीवन, जब उन्होंने ये जीवन छोड़ दिया तो वे गांव में रहने लगे और फिर उस समय वे लोग मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके लिए आचरण और नियम बनाना आवश्यक हो गया। यानी कि अभी लोग गांव में रहने लगे, परिवारों में बढ़ गया, तो अब सबके लिए ये जरूरी था कि वे अपने आचरण बनाए, नियम बनाए। इसलिए कुछ इसके लिए कुछ नियम बनाने की आवश्यकता पड़ने लगी। दूसरे परिवारों समूह के साथ दूसरे समूह के साथ रहने के लिए जरूरी था कि गांव में कोई कानून व्यवस्था हो। यानी कि क्योंकि गांव जो था परिवारों में समूह में बढ़ चुका था, हर व्यक्ति अलग अलग परिवार समूह का हिस्सा होता था, तो इसलिए यह जरूरी था कि जब हर एक व्यक्ति का समूह अलग है तो इसके लिए कुछ कानून व्यवस्था हो ताकि वे अपने आचरण को ना खोए। आचरण का मतलब होता है व्यक्ति का व्यवहार या चरित्र। सर्वप्रथम यह निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम है। यानी कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए सर्वप्रथम यह हमें निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति जो उसका काम क्या हो। कुछ आदमी खेतों में काम करने आते थे, जबकि कुछ आदमी, यानी कि कुछ लोग जो थे पशुओं की देखभाल करते थे, झोपड़ियां बनाते थे या अगर हथियार बनाते थे। पुरुषों के कहीं कहीं पर पुरुषों के साथ स्त्रियां भी जाती थी और वह भी पशुओं की देखभाल करती थी। स्त्रियां सूत काटती थी, कपड़ा बुनती थी और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सारे गांव के मिलकर सारा गांव जो था वो मिलकर ये फैसला लेता था कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या क्या काम करेगा। गांव के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसको मुखिया कहा जाता था और यह गांव में इसकी आवश्यकता थी। यानी कि गांव में अभी मुखिया बने नहीं था, लेकिन एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जिसको हम गांव का मुखिया बना सके, जो सबको आदेश दे सके, सब इसके आदेशों को माने। और सबसे बूढ़े आदमी जो था उसको ही मुखिया बना दिया गया था। सबसे अधिक, और वह सबसे अधिक बुद्धिमान में समझा था क्योंकि वह सबसे वृद्ध था, तो लोगों को लगता था कि ये जो है इसको एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा और ये थोड़ा बुद्धिमान भी होगा, तो इससे भी सबसे वृद्ध आदमी था पूरे गांव का, उसको ही चुनकर के मुखिया बना दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा धर्म। हम बात करते हैं कि ताम्रपाषाण युग के जो लोग हैं उनका धर्म कैसा था। तो मनुष्य के उस समय के लोग जो थे ना, उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जो कि पहले बने हुए थे। ये कुछ ऐसे पहले थे, यानी कि वो हर रोज ये सोचते थे कि हर रोज सूरज कैसे निकलता है, हर रोज कैसे डूबता है, नींद, स्वप्न, जन्म, विकास, मृत्यु, ये सभी उन लोगों के पहेली जैसा था। और वे सोचते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है। हर साल वे ही समान ऋतुओं का, यानी कि पूरे साल
हर साल बार बार ये रिपीटेड मौसम में ये कैसे आता जाता रहता है, ये उस समय के लोग सोचते थे और ये सवाल उन लोग के मन में पहले की तरह बने हुए थे। ये लोग बिजली की कड़कड़ाहट भूकंप से भी डरते थे क्योंकि इन लोगों को इनका कारण नहीं पता था। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों के पेशे अधिक सोचा और इनसे उत्तर सुझाए। आकाश का एक देवता था जो सूर्य को, यानी कि कुछ जब लोगों ने इनके सवाल सुने तो कुछ लोगों ने इसके उत्तर सुझाए। कुछ लोगों ने कहा कि आकाश एक देवता है और ये सूर्य को आदेश देता है, तुम जाओ प्रतिदिन यात्रा करो। यह इस सूर्य को यात्रा करने की अनुमति देता है। और उसके बाद लोगों ने कहा कि ये धरती एक माँ है जो फसलों और पौधों से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। अगर हर रोज सुबह सूर्योदय होता है, धरती फसल देती है और आकाश के देवता धरती माता को बलि देते हैं, तो ये कहते हैं कि हम जब आकाश, सूर्य, धरती ये सब मिलकर हमारे लिए काम करें, तो हमें भी इनको बलि देकर या स्तुति गान कर इन लोगों को, इन सभी को संतुष्ट करना चाहिए ताकि हमें इसी प्रकार से हमारा जीवन यापन करते रहे। कि उस समय में ये लोग धरती माता, आकाश और सूर्य को ही अपना भगवान मानते थे। ये लोग धरती माता की माता देवी के रूप में मानते थे। इनकी छोटी मूर्तियां बनाई गई और सबसे ज्यादा इनकी पूजा होने लगी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति ने अपने आप को चमत्कारी होने का दावा किया और कहा कि हम मौसम पर काबू रख सकते हैं, कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं, नुकसान से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समुद्र समाज की ओर से यज्ञ करता था, यानी कि धीरे धीरे चलकर फिर यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण भी शुरू हो गया और उसमें इसके लिए पुरोहिता का एक वर्ग उभरकर सामने आया। मृत्यु कैसे, यानी कि ये लोग सोच सकते कि मृत्यु एक लोक की यात्रा है, यानी कि मरने के बाद एक व्यक्ति एक दूसरे लोक में चला जाता है जहां से वह कभी भी वापस नहीं लौट सकता। जिसके कारण ये लोग क्या करते थे कि जब भी कोई पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी कब्र या समाधि बना देते थे और उसको जमीन में गाड़ देते थे। यानी कि उस समय में जमीन में गाड़ने की दफनाने की परंपरा थी। समाधि बनाकर उस समय में व्यक्ति को जलाने की कोई भी परंपरा नहीं थी। और जब कोई बच्चा मर जाता था तो उसके शव को एक घड़े में रखकर गाड़ देते। यानी कि अगर कोई बड़ा मरेगा, पुरुष या स्त्री होगी, तो क्या करेंगे, इसकी समाधि बना देंगे, उसको जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन जब कोई बच्चा मरेगा तो उसके शव को घड़े में रख देके गाड़ेंगे। तो कभी समाधि स्थल बड़े बड़े पत्थर शिलाओं से घिर जाता था, यानी कि कभी कभी समाधि के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे शव के साथ साथ। यानी कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये लोग क्या कहते थे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति दूसरे लोक में चला जाता है जहाँ से वापस आना संभव नहीं है। इसलिए ये लोग जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव के साथ ही उसकी बॉडी के साथ बर्तन, मनके और बहुत सारी चीजें समाधि में रख देते थे, जिससे कि इनको लगता था कि जब वह दूसरी यात्रा में जाएगा दूसरे लोक में, उसे इन सभी सामान की आवश्यकता होगी। क्या क्या, मन के बर्तन आदि। इन लोगों के रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका उस आदिम मनुष्य से काफी आगे बढ़ गया था। यानी कि ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे उनकी तुलना अगर हम पाषाण युग के लोगों से करें तो यह काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। जब क्योंकि उस समय में मनुष्य जो था वो खाना बदोश था और हर रोज भोजन जुटाता था, लेकिन अब मनुष्य के पास चढ़ने के लिए स्थायी जगह थी और वे गांव में काफी सुरक्षित रूप से रह सकते थे क्योंकि जंगल जो थे उतने सुरक्षित नहीं थे, ऊपर कभी भी खतरा हो सकता था, है ना। ये लोग चीजें बनाने के लिए नए नए तरीकों की खोज कर रहे थे जिससे कि इनका जीवन और सुगम और आसान बनता जा रहा था। लेकिन अभी भी जीवन में एक चीज की कमी थी। क्या था, जिसके कारण वे तेजी से उन्नति नहीं कर पा रहे थे, वे था कि लिखना। यानी कि इस काल के जो लोग थे वे कृषि जानते थे, पशुपालन जानते थे, स्थायी जीवन जानते थे, यानी कि काफी थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अज्ञात थे, यानी कि इनको लिखने की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वे अपने बच्चों को सब कुछ सिखा सकते थे कि फसलें कैसे उगाई जाए, पशु कैसे पाले जाएं, बर्तन कैसे बनाए जाएं, लेकिन उन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था। लिखने का ज्ञान काफी आगे चलकर हुआ था जबकि नगर का उदय हुआ, जिसके कारण इस काल के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती क्योंकि अन्य कालों में लेखन कला का ज्ञान था तो हमें वहां के अभिलेख मिलते हैं, परंतु ताम्र पाषाण युग से केवल और केवल हमें पुरातात्विक वस्तुएं ही मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं वस्त्र और आभूषण, यानी कि यहाँ के लोग जो थे किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण का इस्तेमाल करते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग आभूषण सजावट की शौकीन थे। जब उनको जंगली जानवर, खराब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था, इसलिए अब आभूषण बनाने के लिए उनके पास समय होता था। यानी कि ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे वे आभूषण और सजावट के शौकीन थे
अब उनको जंगली जानवर खराब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय के लोगों को आभूषण पहनने का बहुत ज्यादा शौक था, और जब भी कोई खराब मौसम आता था तो अभी ने उसके खिलाफ ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था। इसलिए अब क्या होता था, इनके पास काफी समय बच जाता था जिसमें ये लोग अपने आभूषण बनाते थे, जैसे स्त्रियां सीपों हड्डियों इन सभी के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां भी लगाए हुए रखती थी। केवल पशुओं की खाल, यानी कि अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले के समय के जो लोग थे वो पशुओं की खाल या पेड़ों की छाल या पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे, इन्हीं को कपड़ों के रूप में पहनते थे। लेकिन अब कपास के पौधे की शुरुआत भी हो चुकी थी, तो रुई से सूत काटते थे और कपड़ा बनाने की खोज भी इस समय में हो चुकी थी। और अवकाश के समय, यानी कि जब भी इनको अवकाश मिलता था तो ये लोग खेल और मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करते थे। नेक्स्ट आप कह देते हैं शैल कला। शैल कला का मतलब होता है पत्थरों पर की गई चित्रकारी, यानी कि इस समय के जो लोग थे ये शैल कला में बहुत ज्यादा अच्छे थे। शैलाश्रम में जिनमें उत्तर पूर्व पाषाणियों मध्य पूर्व पाषाणियों भी रहते थे, बहुत से अन्य लोग भी रहते थे। यानी कि शैलाश्रम से हमें बहुत सारे चित्र भी देखने को मिले, जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के विषयों का मुख्य रूप से पशुओं, यानी शैलाश्रम के अंदर हमें बहुत सारे चित्र मिले और उन चित्रों के अंदर हमें काफी सारे पशु और दृश्य सभी का चित्र हमें देखने को मिला है, जिसमें पशु और मनुष्य दोनों शामिल है। कि शैल चित्र के स्थान बहुत व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे, यानी कि बहुत ज्यादा व्यापक मात्रा में हमें शैल चित्र मिले हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये शैल कला है, ये पेंटिंग बनी हुई है ना, इसमें कहीं पे जानवर है, ये मनुष्य है, ये केवल मनुष्य का चित्र है, ये भी मनुष्य है, ये देखिए ये जानवर का शिकार करते हुए। तो इस प्रकार से ये लोग शैल चित्र बनाते थे, यानी कि पत्थरों पर चित्र को उकेरते थे। ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में शारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक, उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में केरल तक, यानी कि इन सभी जगहों से हमें शैल चित्र मिला। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की जहाँ से हमें शैल चित्र देखने को मिले। तो वह स्थल है यूपी में मुराना और पहाड़, एमपी में भीमबेटका आजमगढ़ और लाख और गुजाना, और कर्नाटक में कुलांगलू। इन सभी जगह से हमें शैल चित्र देखने को मिले हैं। उत्तर पूर्व पाषाणी युग, उत्तर पूर्व पाषाण युगीन और मध्य पूर्व पाषाण काल के आवासीय मलबे में हेमटाइट टुकड़े, यानी कि इन दोनों समय से हमें मलबे से हेमटाइट टुकड़े मिले, जिससे कि सिद्ध होता है कि इस समय के लोग, इन जो चित्र ये गुफाओं और आश्रम में रहने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया था। सबसे अधिक चित्रांकन पशुओं को अकेले, यानी कि सबसे अधिक हमें चित्र जो है वो पशुओं के मिलते हैं अकेले, चाहे वे बड़े या छोटे समूहों में, केवल केवल हमें पशुओं के चित्र सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। और इनकी अलग अलग मुद्राओं में भी इनको दिखाए गए। इसके अलावा शिकार के भी कुछ दृश्य हैं, जैसे कि आदमगढ़ की सलासी श्रृंखला। शिकार के भी कई सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एक पिक्चर में गैंडे का शिकार कर रहा है एक चित्र मिला है, जिससे यह पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार लोग आसानी से एक दूसरे के साथ मिलकर कर लेते थे। पशु के चित्रांकन मोटी मोटी रचनाओं में मोटी मोटी रेखाओं के द्वारा किया जाता था। पशु जो थे उनको बहुत मोटे मोटे रूप में दिखाया गया था, और उनके शरीर पर कई बार पूर्णता अथवा अंशतः आधी रेखा दिखाई गई थी, यानी कि कई बार इनको मोटा पतला आधी रेखा के द्वारा दर्शाया गया। इन तीन तरीकों को उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुराना पहाड़, उत्तर प्रदेश के मुराना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका आदमगढ़ की गुफाओं, सौराष्ट्र में खींचे गए पशुओं के चित्र भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। पशुओं के अलावा यहाँ से पक्षियों मछली आदि के चित्र भी मिले। शैल चित्रों में मानव आकृतियों का चित्रांकन एक आम बात है, यानी कि शैल चित्रों में मानव की आकृति देखिए तो ये एक आम बात सी लगती है, क्योंकि इसमें मानव के चित्र भी हमें मिले हैं। ये रूपरेखा में भी है और तिरुकेती जाली चित्रों के रूप में भी, यानी कि काफी सुंदर तरीके से दिखाया गया है। मनुष्य चित्रों के अंदर मनुष्य का अलग प्रकार के कार्य करते हुए दिखाया गया, जैसे कि डांस करते हुए, रनिंग करते हुए, हंटिंग करते हुए, प्लेइंग करते हुए एंड वॉर करते हुए, इन सभी चीजों पे कार्य करते हुए मनुष्य को शैल चित्रों में दिखाया गया है। चित्र बनाने में गहरे लाल, हरे रंग, सफेद और पीले रंग का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।